हाय गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि मैंने कहा था, इस वीडियो में मैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगी जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैंने वही सारे क्वेश्चंस कवर कराए हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो गाइस, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 2 ml of sodium hydroxide is added to a few pieces of granulated zinc metal taken in a test tube. When the contents are warmed, a gas evolves which is bubbled through a soap solution before testing. Write the equation of the chemical reaction involved and test to detect the gas. तो गाइस, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें हमसे कहा गया है, देखो फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने ml सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी मेटल लिया है, ये बस कंफ्यूज करने के लिए थोड़ी बहुत यूनिट्स लगा देते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें सिंपल सा कहा गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है वो हमने जिंक मेटल में, ग्रैनुलेटेड जिंक मेटल में ऐड कर दिया है। ठीक है, इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अब इसे ऐड करने से एक गैस इवॉल्व होती है। तो हमें ये बताना है कि वो गैस कौन सी है और क्या केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि मैं पहली लाइन में कहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है उसे जिंक मेटल में ऐड किया गया है। सबसे पहले हम वही इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगी, Zn plus NaOH, sodium hydroxide is NaOH, gives Na2ZnO2 plus H2। अब ये एक मेटल है। ठीक है, तो इसने रिएक्ट करके क्या बनाया, Na2ZnO2, और गैस कौन सी रिलीज हुई है, हाइड्रोजन गैस। तो इससे हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर ये जो गैस की बात कर रहे हैं वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। इस इक्वेशन को हम बैलेंस भी कर लेते हैं। तो सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमने 2 लगा दे तो सोडियम भी 2 एटम्स हो गए, जिंक का 1 एटम और H2O2। ठीक है, सब बैलेंस हो गया। ठीक है, तो हमने ये इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, अब ये था हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। राइट द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो ये हमने सबसे पहली इक्वेशन लिख दी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे, टेस्ट टू डिटेक्ट द गैस। सबसे पहले तो हमने गैस पता चली, गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है गाइस, और अब हम इसे टेस्ट कैसे करेंगे, जब हम किसी बर्निंग स्प्रिंटर को उस गैस के पास लेके आते हैं, तो अगर ये हाइड्रोजन गैस होती है तो बर्निंग स्प्रिंटर जो है वो एक पॉप साउंड के साथ मतलब उसमें से एक पॉप साउंड आती है। ठीक है, और अगर वो स्पेसिफिकली नाम है इसका पॉप साउंड, अगर पॉप साउंड आती है इसका मतलब कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो गाइस, ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, व्हेन अ बर्निंग स्प्रिंटर इज ब्रॉट नियर द गैस इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। और ये हमने टेस्ट बता दिया टू डिटेक्ट द गैस, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। Rita prepares HCl gas in the laboratory using certain chemicals. She puts both dry and wet blue litmus paper in the contact with the gas. तो सबसे पहला पार्ट है क्वेश्चन का, नेम द reagents used by Rita to prepare HCl gas. reagents का मतलब उसने कौन कौन से केमिकल्स यूज़ किए HCl गैस बनाने के लिए। तो गाइस, इसकी इक्वेशन ये होगी कि HCl गैस को प्रिपेयर करने के लिए जो जो केमिकल्स यूज़ किए गए हैं, जो जो रिएजेंट्स यूज़ किए गए हैं, वो है सॉलिड सोडियम क्लोराइड, that is NaCl, and concentrated H2SO4, that is सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इन दो चीज़ों को मिला के क्या बन जाता है, HCl गैस। तो गाइस, सॉलिड सोडियम क्लोराइड यानी NaCl और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज़ H2SO4 को कंबाइन करके हम HCl गैस बना सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, स्टेट द कलर चेंजेस ऑब्जर्व्ड विद द ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। अब गाइस, इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि हमारे पास जो लिटमस पेपर है, अब वो कलर तो चेंज होना ही चाहिए। कलर चेंज किस पे होना चाहिए, रेड में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि HCl जो है एक एसिड है। ठीक है, अब गाइस, लेकिन इसका आंसर ये होगा कि ड्राई लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं होगा और सिर्फ वेट ब्लू लिटमस पेपर पे चेंज होगा, दैट इज़ कि उसका कलर रेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है,
अब गाइस ड्राई लिटमस पेपर पे कोई चेंज क्यों नहीं हुआ? अब वो चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम जो HCl गैस टेस्ट कर रहे हैं वो एक गैस है, उसकी जो स्टेट है वो गैशियस स्टेट है। अब पेपर तो पेपर होता है, पेपर को ऐसे हवा में डाल दोगे, किसी गैस के आगे रख दोगे तो उसका कलर कैसे चेंज हो जाएगा? कलर तो चेंज हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि वो तो वेपर्स होंगे, राइट। गैस जो होगा गैस वेपर की फॉर्म में होगी, तो ड्राई लिटमस पेपर वेपर्स को थोड़ी डिटेक्ट कर पाएगा, इसलिए ड्राई लिटमस का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। वेट ब्लू लिटमस पेपर का यूज़ हो सकता है, क्यों? क्योंकि गैशियस स्टेट है, अगर वो वेट होगा, गीला होगा तो उससे चेंज कलर हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जस्ट बिकॉज की HCl गैस, HCl एक एसिड है, इसलिए ब्लू लिटमस जो है वो रेड लिटमस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे याद रखना, हमेशा गैशियस स्टेट में कभी भी कोई भी ड्राई लिटमस चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, शो द फॉर्मेशन ऑफ आयंस व्हेन HCl गैस कंबाइंस विद वाटर। तो हमें बस सिंपल सा एक रिएक्शन लिखना है कि जब HCl H2O यानी पानी के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ठीक है। ये क्या है? हाइड्रोनियम आयन। ये रिएक्शन भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर में आ जाता है कि हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, और या फिर HCl जो है वो वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है। तो इस चीज़ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अगर ये एग्जाम में पूछा जाए तो भी आप ऐसे ही लिख के आएंगे, और ये क्वेश्चन गाइस इंपॉर्टेंट है तो इसे मार्क कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसे होते तो असल में वो आसान है, लेकिन डायग्राम्स वगैरह बनाकर या फिर इतने सारे क्वेश्चन के सब पार्ट्स बनाकर वो बस क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखाने की कोशिश करते हैं, बट असल में क्वेश्चंस बहुत ईजी होता है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन एक उसी क्वेश्चन का पार्ट है, जैसे अ मेटल इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, द गैस इवॉल्व्ड इज कलेक्टेड बाय द मेथड एज शोन इन द गिवन फिगर ये रहा आपके राइट हैंड साइड में। तो देखो आप इस क्वेश्चन तो बहुत ईजी, आप क्वेश्चन पढ़ के समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या है, बट डायग्राम वगैरह बना के और इतने सारे 5 सब पार्ट्स दिखा के बस क्वेश्चन देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट होता ईजी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आंसर तो अब तक आपके दिमाग में आ ही गया होगा। किसी भी मेटल को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, किसी भी एसिड के साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस, सिंपल। अब इज़ द गैस सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर? आंसर सिंपल है, डायग्राम में भी आपको दिख ही रहा है हाइड्रोजन गैस है, तो येस इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। इसका सेकंड का आंसर क्या होगा? इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। देन थर्ड पार्ट इज द गैस लाइटर और हेवियर देन वाटर? तो गैस इज लाइटर, क्या होगा? लाइटर, राइट। 1 इंडस्ट्रियल यूज ऑफ द इवॉल्व्ड गैस, कोई भी इंडस्ट्रियल यूज लिख दो, जैसे कि लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन रॉकेट्स, राइट। अब इसे लिक्विड हाइड्रोजन क्यों? क्योंकि इसे हमने ऐसे डायग्राम में आपको दिख ही रहा होगा, इसे हमने निकाला है, गैस को एक्सट्रैक्ट किया है, इसलिए लिक्विड हाइड्रोजन is used as a fuel in rockets, ठीक है। तो देखिए हमें मुश्किल से 1 मिनट लगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्वेश्चन बहुत इजी था, बस आपको जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इन मेटल्स की ये याद होनी चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। A few crystals of copper sulfate are heated in dry boiling tube. पहला क्वेश्चन है what is the color before and after heating? यानी कॉपर सल्फेट का कलर हमें बताना है हीट होने से पहले और हीट होने के बाद। तो गाइस देखो इसके लिए तो आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और कलर चेंजेस जिस मेटल के हीटिंग के बाद या हीटिंग के बाद या जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो भी कलर चेंज होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कलर चेंज क्या होगा? कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं दे आर ब्लू इन कलर, ठीक है। तो इनका कलर जो है वो ब्लू से किस में चेंज हो जाएगा? वाइट में, ठीक है। हीट करने के बाद कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो वाइट कलर में चेंज हो जाएंगे। तो कलर बिफोर हीटिंग वाज ब्लू एंड आफ्टर हीटिंग इज वाइट। देन सेकेंड पार्ट इज व्हाट इज़ द रीज़न फॉर कलर चेंज?
अब रीज़न है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये क्यों है मैं आपको बताती हूँ। देखिए गाइस, अब यूजुअली बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आंसर नहीं पता होता तो ये लिख देते हैं कि हमने उसे हीट किया है बॉइलिंग ट्यूब में या ऐसा ही कुछ, ठीक है। लेकिन इसका रियल रीज़न होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्यों? क्योंकि जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को हम हीट करते हैं तो इनमें से जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो लूज़ हो जाते हैं, राइट। तो जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो चले जाते हैं, इस वजह से जो उसका कलर है वो चेंज हो जाता है। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ लॉस्ट ऑन हीटिंग, ठीक है। हीटिंग रीज़न होगा, हमने हीट किया इसलिए हुआ, लेकिन उसका रियल रीज़न होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लॉस्ट, दैट इज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज गॉन। देन थर्ड पार्ट है, कैन इट्स ओरिजिनल कलर बी रिस्टोर्ड? क्या इसका ओरिजिनल कलर वापस आ सकता है? येस इट इज़ पॉसिबल। क्यों? अभी हुआ कैसे है? असल में ये है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। तो अगर वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स से लगाए, अगर हम इसमें वापस से वाटर ऐड कर देंगे तो जो इसका ओरिजिनल कलर है वो रिस्टोर हो जाएगा। तो येस, बाय एडिंग वाटर इट्स ओरिजिनल कलर कैन बी रिस्टोर्ड, ठीक है। तो इसमें बस आपको पॉइंट जो है जो नोटिस करके रखना है, ध्यान में रखना है, दैट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये कि हम उसे रिस्टोर कर सकते हैं बाय एडिंग वाटर अगेन। इससे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे और इससे जो उसका ओरिजिनल कलर है वो वापस से रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल हैज़ बीन स्टंग बाय अ हनी बी एंड इज़ इन अ ग्रेट पेन। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर हिज बर्निंग पेन? तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि बी स्टिंग जो है, जो हनी बी है, वो किस तरह का एसिड इंजेक्ट करती है। तो जो मैंने आपको पिछली वीडियो में टेबल बना के लिखवाया भी था कि जो हनी बी है, जो इसका बी स्टिंग होता है, वो कौन सा एसिड रिलीज़ करती है? मेथनोइक एसिड। तो इस बर्निंग पेन के कारण का इस बर्निंग पेन का क्या रीज़न होगा? मेथनोइक एसिड इंजेक्ट हो गया उसकी बॉडी में, बी स्टिंग की वजह से उसकी बॉडी में क्या आ गया है? मेथनोइक एसिड, और इसी वजह से उसको ये पेन एक्सपीरियंस हो रहा है। देन सेकेंड इज स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द अफेक्टेड एरिया टू गिव रिलीफ टू राहुल। तो इसका मतलब ये है कि हमें उस इन्फेक्टेड एरिया पर ऐसा क्या अप्लाई करना चाहिए जिससे कि ये मेथनोइक एसिड जो है ये नलिफाई हो जाए, दैट मीन्स उसे रिलीफ मिले, ठीक है, ये पेन जो है कम हो जाए। क्या होगा? मेथनोइक एक एसिड है, अगर एसिड के ऊपर हम बेस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, हमें कुछ ऐसा लगाना होगा जिससे कि ये जो एसिड है वो नलिफाई हो जाए, यानी न्यूट्रलाइज हो जाए। अब एसिड को न्यूट्रलाइज कौन कर सकता है? बेस। तो इसलिए हम इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं? अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, लाइक बेकिंग सोडा, ठीक है। इससे क्या होगा, जो एसिड है, एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा जिससे कि क्या होगा, ये रिएक्शन आपको याद होगा। तो इससे क्या होता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें उसके ऊपर एक बेस लगाना पड़ता है जिससे कि न्यूट्रलाइज हो जाए। न्यूट्रलाइज हो जाता है तो क्या होता है, ये जो मेथनोइक एसिड होता है, ये इससे जो बर्निंग पेन कॉज होता है ये कम हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 1-2 मार्क में, तो आपको पता होना चाहिए। वैसे बहुत बेसिक सी चीज़ है कि हनी बी जो भी इसका बी स्टिंग होता है ये कौन सा एसिड रिलीज़ करता है, और ये आपको पता है तो बस क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लोकल मैजिशियन वाज शोइंग मैजिक इन अ विलेज स्ट्रीट. He took eggshell and poured a solution over it. As a result, effervescence were formed. When he took a burning matchstick over it, it went off. तो पहला पार्ट है, identify the solution poured and the substance present in eggshell. तो गाइस क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब भी कोई भी, जैसे मोस्टली क्वेश्चंस में हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था कि बर्निंग स्प्रिंटर को लेके आता है तो हाइड्रोजन गैस टेस्ट होती है। तो बहुत बच्चे ये देखते हैं कि कहीं पर भी पूछा गया कि कौन सी गैस आई है, या फिर कहीं पर भी बर्निंग मैचस्टिक या बर्निंग स्प्रिंटर वर्ड आ गया तो बच्चे उसे हाइड्रोजन गैस समझ लेते हैं। लेकिन अगर आप इसमें ध्यान दोगे तो इसमें है कि बर्निंग मैचस्टिक वेंट ऑफ, उसमें से कोई पॉप साउंड नहीं आया, यानी
मैं पहले ही बता रही हूँ कि इसमें हाइड्रोजन गैस तो नहीं होगी। बच्चे आंख बंद करके ना हाइड्रोजन गैस लिख देते हैं और क्वेश्चन ठीक से पढ़ते भी नहीं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये है आइडेंटिफाई द सोल्यूशन पोर एंड सब्सटेंस प्रेजेंट इन एक्सेल। तो सबसे पहले तो मुझे पता ही है कि एक्सेल में कौन सा सब्सटेंस होता है, मैंने आपको बताया भी था। एक्सेल में होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब हमें ये तो नहीं पता कि उसने कौन सा सोल्यूशन पोर किया है, ठीक है। बस हमें ये पता है कि एफर्वेसेंस फॉर्म हुआ है, तो इसका मतलब कोई ना कोई एसिड ही इसमें ऐड किया होगा, ठीक है। कोई भी एसिड का सोल्यूशन इसमें ऐड किया जा सकता है, ठीक है। तो द सोल्यूशन इज एन एसिड, सोल्यूशन इज एन एसिड और सब्सटेंस प्रेजेंट इन एक्चुअली CaCO3। आप कंप्लीट सेंटेंस लिखते हैं ना, मैं आपको बस आंसर बता रही हूँ, ठीक है। देन सेकेंड पार्ट इज व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड एफर्वेसेंस। अब एफर्वेसेंस क्यों हुई? अब इससे हमें डायरेक्टली ये पूछा गया है कि कौन सी गैस इवॉल्व हुई है। तो एफर्वेसेंस किस वजह से हुई है? CO2 गैस की वजह से। इसमें कौन सी CO2 गैस रिलीज हुई है? CO2 गैस इसलिए आपको एक और हिंट दिया हुआ है कि बर्निंग मैचस्टिक जब लेके आते हैं सो इट वेंट ऑफ, ठीक है। वेंट ऑफ है, कोई पॉप साउंड नहीं आया इसमें, वेंट ऑफ, इसका मतलब CO2 गैस है, ठीक है। और एफर्वेसेंस भी CO2 गैस की वजह से ही प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसका आंसर है कि द रीज़न बिहाइंड एफर्वेसेंस इज द रिलीज ऑफ CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। देन थर्ड पार्ट, राइट इट्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमें इस चीज़ की केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो सिंपल है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HNO3 gives CaNO3 whole twice plus H2O plus CO2, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब इसे हम बैलेंस भी कर लेते हैं। ये हो गया HNO3 पर 2 एटम्स कैल्शियम, यस। बैलेंस अब आपको आई गई होगी, बहुत प्रैक्टिस हो गई होगी अब तक, तो ठीक है। इक्वेशन बैलेंस हो गई, जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा था, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। हाँ, बस इसका लास्ट पार्ट बचा है, गिव द कॉमन नेम ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन एक्सेल। एक्सेल में कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है? CaCO3। CaCO3 वाली कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया? लाइमस्टोन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन बहुत ईजी था, ठीक है। बस आपको छोटी छोटी बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी होती हैं, ठीक है। और वैसे क्वेश्चन ईजी आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्राई pellets of a base X when kept in open absorbs moisture and turns sticky. The compound is also formed in chlor-alkali process. अब इसमें आपको हिंट दे दिया है कि कंपाउंड chlor-alkali process का भी एक प्रोडक्ट है। Write chemical name and formula of X. Name the type of reaction that occurs when X is treated with dilute HCl. Write the chemical equation. तो ठीक है, अब हमें इसमें बहुत बड़ा हिंट ये मिल चुका है कि जो कंपाउंड है वो क्लोर-एल्कली प्रोसेस का भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हम पहले क्लोर-एल्कली प्रोसेस लिख लेते हैं, उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्लोर-एल्कली प्रोसेस की ये थी कि NaCl प्लस H2O gives NaOH plus Cl2 plus H2O। अब गाइज हमें ये तो पता है कि Cl2 और H2 में ऐसा कुछ नहीं होता कि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लें और स्टिकी वगैरह हो जाए। ये सिर्फ एक ही कंपाउंड के केस में हो सकता है, दैट इज़ NaOH। तो यानी जो कंपाउंड X है वो क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है गाइज। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा X है। और अब हमें क्या बताना है? राइट द केमिकल इक्वेशन, केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ X। तो केमिकल नेम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। केमिकल नेम तो इसका यही होगा। और फॉर्मूला ऑफ X ये भी गिवन ही है, NaOH। तो यानी ये तो हमें पता चल गया कि ये हमने किससे क्लोर-एल्कली प्रोसेस हमने सिंपली लिख दी और उसके बाद हमें पता चल गया कि NaOH है। तो इससे हमें इसका ये केमिकल नेम भी बता दिया और फॉर्मूला भी बता दिया, ठीक है।
तो बस इतना ही है। अब उसके बाद सेकेंड पार्ट है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन X इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और फिर हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो सिंपल है, लिख लेते हैं। NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2। बस हमें यही बताना था कि जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करते तो क्या बनता है, ये बनता है। ये रही इसकी केमिकल इक्वेशन। बस इतना सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। दैट्स इट गाइज। तो क्वेश्चन बहुत ईजी था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस used for manufacture of sodium hydroxide, a gas X is formed as byproduct. The gas X reacts with dry slaked lime to give a compound Y, which is used as bleaching agent in textile industry. Identify X and Y. तो हमें ये दे रखा है क्वेश्चन में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो मैन्युफैक्चर होता है उसमें एक गैस एक्स फॉर्म होती है जो कि एक बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, तो क्लोर-एल्काइल प्रोसेस में आपको याद होगा बाय प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, NaOH, Cl2 और H2। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट हिंट हमें ये दिया है कि जो X है वो ड्राई स्लेक लाइम के साथ रिएक्ट करती है जो कि हमें एक कंपाउंड Y देता है, और जो कंपाउंड Y है उसे एक ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब गाइज अब आप याद करो कि ये किस कंपाउंड का यूज़ है। हमने 5 सॉल्ट्स पढ़े थे, तो मैंने आपको साथ साथ यूजेस भी लिखवाए थे। तो अगर आपको याद हो तो Y क्या हो जाएगा, Y विल बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज CaOCl2, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है गाइस, तो इससे हम ये मुझे कैसे पता चला, वो ऐसे क्योंकि मैंने आपको जितने भी 5 सॉल्ट्स लिखवाए थे, ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसे यूज़ किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, तो ब्लीचिंग एजेंट तो असल में है क्या, ये ब्लीचिंग पाउडर है। अगर आप अपनी नोटबुक खोल के देखोगे ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस में, तो उसमें आप देखोगे लिखा हुआ है क्या, ब्लीचिंग पाउडर, इट इज़ यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, तो वाई तो हमें बहुत सिंपली पता चल गया कि क्या है, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है वो किस चीज़ से फॉर्म होता है, X, जो एक X है प्लस ड्राई स्लेक लाइम, यानी ड्राई स्लेक लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस प्लस कंपाउंड X यहाँ पे हमें लिखना है जिससे कि हमें क्या मिले, CaOCl2। ठीक है, तो X क्या हो जाएगा, X हमें पता है कि ये एक क्लोर-एल्काइल प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, बाय प्रोडक्ट क्या होता है, एक तो H2 और एक Cl2। ठीक है, H2 के साथ तो हम रिएक्ट कर नहीं सकते, अगर H2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो CaOCl2 बनेगा ही नहीं, यानी ये क्या होगा, Cl2 क्लोरीन गैस प्लस H2O। ठीक है, तो क्या है हमारा ड्राई स्लेक लाइम और ये हो गई Cl2 गैस, क्लोरीन गैस। तो यानी X हमारा है क्लोरीन गैस और Y इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, बहुत सिंपल था। पहले हमें बेसिकली पता कैसे चला, ये पता चला कि इसमें दिया हुआ ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, तो क्या होगा, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे बनता है, ड्राई स्लेक लाइम पे अगर हम क्लोरीन गैस ऐड करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। ठीक है, और हमें ये भी पता चला कि जो X है वो एक बाय प्रोडक्ट है क्लोर-एल्काइल प्रोसेस, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के मैन्युफैक्चर में ये बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये भी पता चल गया, ये भी हमारे लिए एक हिंट ही था। और आपने पढ़ा ही होगा कि जब ये CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर जो है ये प्रिपेयर कैसे होता है, प्रिपेयर ऐसे ही होता है, ड्राई स्लेक लाइम में क्लोरीन गैस को मिक्स किया जाता है तभी ये प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके थे जिससे हम पता लगा सकते थे, तो जो आपको सूटेबल हो आप उस हिसाब से करना। बस हाँ, क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बस आपको क्या लिखना है, आइडेंटिफाई X एंड Y, X बता दिया, Y बता दिया, और यहाँ पे सामने हमने इक्वेशन भी एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस X यूज्ड एज एन एंटासिड reacts with HCl to produce a gas Y which is used in extinguishing fire.
तो नेम एक्स एंड वाई एंड राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड HCl। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये हिंट दिया है कि जो एक्स है वो एक एंटासिड है और वो HCl के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके जो सब्सटेंस वाई बनाता है, जो रिएक्ट करता है तब एक गैस निकलती है वाई, और वो वाई जो है वो एक्सटिंग्विशिंग फायर, वो जो है फायर को एक्सटिंग्विश कर देती है। अब अगर आपको याद होगा तो इसमें ऐसी कौन सी गैस है जो कि फायर को एक्सटिंग्विश कर देती है? सिंपल है, एक ही गैस है, दैट इज CO2 गैस। ठीक है, CO2 गैस। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो Y है दैट इज CO2। अब हमें ये बताना है कि सब्सटेंस X विच इज यूज्ड एज एन एंटासिड, यूज्ड एज एन एंटासिड कौन सा सब्सटेंस है? वो होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा को ही हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी रही हूँ, बेकिंग सोडा। ठीक है, अब ये मुझे कैसे पता चला कि ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये बेकिंग सोडा है? क्यों? क्योंकि अगर आपको याद होगा जब मैंने ये पांचों सॉल्ट्स पढ़ाए थे तो इसमें मैंने यूजेस और प्रिपरेशन दोनों लिखवाया था। ठीक है, तो उसी से पता चल गया कि एक एज एन एंटासिड यूज़ होता है, और जब ये HCl के साथ रिएक्ट करता है NaHCO3 प्लस HCl, NaHCO3 प्लस HCl gives NaCl प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ से हमें पता चला है कि हाँ CO2 गैस रिलीज़ हुई है। ठीक है, और ये हमारा इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। और इक्वेशन देखो, इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, तो बस हमने क्वेश्चन का पहला पार्ट भी कर दिया, सेकंड पार्ट भी कर दिया। क्वेश्चन बहुत इजी था, हमें बस जितने भी क्वेश्चन में हिंट्स दिए होते हैं उन हिंट्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को बस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन में बस वो जो जो कह रहा है वो करते चले जाओ और क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, द pH ऑफ सॉल्ट यूज्ड टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ाज इज 14. Identify the salt and write a chemical equation for its formation and list its two uses. अब गाइस एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि किसी भी सॉल्ट का pH 14 नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये तो नहीं कह सकते कि क्वेश्चन गलत है, हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन में ये pH वगैरह आपको दिए है सिर्फ आपका दिमाग घुमाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको इस pH वगैरह पे जाना ही नहीं है। आप ये देखो कि आपको क्वेश्चन में क्या हिंट दिया है, टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ाज। तो पकौड़ाज आपने अगर NCERT में देखा हो तो उसमें है कि जो बेकिंग सोडा है उसे हम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, है ना। तो जो ये है इसके अंदर बेकिंग सोडा जो सॉल्ट है उसके अंदर ये आता है कि इट इज़ बेकिंग सोडा इज़ यूज टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ाज। तो इसका आंसर क्या होगा? ये आइडेंटिफाई द सॉल्ट, the salt is NaHCO3, that is sodium हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट, कोई भी नाम लिख सकते हो, दोनों सही हैं। तो ये हमने सॉल्ट बता दिया है कि आइडेंटिफाई द सॉल्ट, सॉल्ट हमने बता दिया कि हाँ NaHCO3 है। NaHCO3 क्यों है, कैसे पता चला? क्योंकि ये किस में यूज़ होता है, बुक में मेंशन्ड है कि टेस्टी और क्रिस्पी पकौड़ाज बनाने के लिए NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा यूज़ होता है। ठीक है, अब हमें लिखना है राइट ए केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स फॉर्मेशन। अब देखा, मैंने कहा था ना कि फॉर्मेशन, यूजेस, सारी चीज़ें ये इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि ये जो बेकिंग सोडा है ये असल में बनता कैसे है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन तो सिंपल है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 gives NH4Cl प्लस NaHCO3। ये रहा हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया इसकी फॉर्मेशन कि ये फॉर्म कैसे होता है। अब नेक्स्ट हमें इसके दो यूजेस बताने हैं। ठीक है, तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने सॉल्व किया है, इट इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड। ठीक है, यूज्ड एज एन एंटासिड। ठीक है, सेकंड हम लिख सकते हैं फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर ऑल्सो।
फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। कैसे? इसमें टार्टरिक एसिड डाल दो तो ये बेकिंग पाउडर बन जाएगा। ठीक है, और एक और यूज़ मैं आपको बता देती हूँ, आपको तीनों में से जो दो ईजी लगे आप वो लिख देना। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, दो यूजेस लिखने के लिए बोले थे लेकिन मैंने आपको 3 बता दी है। आपको जो दो लिखने आप वो याद करके लिख लेना, वरना 3 भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तीनों सही है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लिख लेना। तो ठीक है, हमने सॉल्ट आइडेंटिफाई कर लिया, केमिकल इक्वेशन बता दी कि वो कैसे फॉर्म होता है, 3 यूजेस लिख दिए और हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं सॉल्ट्स के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट्स के ऊपर ऐसे ही आता है कि उसके यूजेस आपको क्वेश्चन में बता देंगे, आपको बस याद रखना होगा कि कौन से सॉल्ट का क्या यूज़ है, और यूज़ और फॉर्मेशन याद होगा तो बस सिंपल है, कोई भी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो सकता है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, इसके बाद ये ओवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। आइडेंटिफाई द एसिड एंड द बेस हुज कॉम्बिनेशन फॉर्म्स द कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? NaCl दैट यू यूज़ इन योर फूड। Write its formula and chemical name of this salt. Name the source from where it was obtained. So guys, अब हमें बताना है कि NaCl, कॉमन सॉल्ट हमारा NaCl ही है, तो NaCl कहाँ से, मतलब कैसे बनता है, मतलब कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलके बनता है। ठीक है, तो जो NaCl है वो असल में जो एसिड यूज़ होता है दैट इज़ HCl, और जो बेस है दैट इज़ NaOH। यानी आंसर होगा द एसिड यूज्ड इज HCl एंड द बेस यूज्ड इज NaOH। इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? कॉमन सॉल्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। हाँ, इसका सेकंड पार्ट, अब इसका नेक्स्ट है राइट इट्स फॉर्मूला एंड केमिकल नेम ऑफ द सॉल्ट। तो फॉर्मूला क्या है? NaCl, और केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, एंड द सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज ऑब्टेन्ड, इट इज ओशन वाटर। कहाँ से ऑब्टेन होता है? ओशन वाटर से। ठीक है, जो सी वाटर होता है, बीचेस वगैरह पे आप गए होंगे तो आपने अगर समुद्र का पानी कभी टेस्ट किया हो तो वो सॉल्टी होता है। वो सॉल्टी इसलिए होता है क्योंकि नमक वहीं से एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो एसिड जो यूज़ होता है, द एसिड विच इज़ यूज्ड इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द बेस विच इज़ यूज्ड इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। इट्स फॉर्मूला इज NaCl, इट्स केमिकल नेम इज सोडियम क्लोराइड, द सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज ऑब्टेन्ड इज ओशन वाटर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is rock salt and mention its color and the reason due to which it has this color. ठीक है, तो रॉक सॉल्ट असल में होता क्या है? सबसे पहले ये हमें जानना है कि रॉक सॉल्ट क्या होता है। अब गाइस आप देखोगे तो दुनिया के छोटे छोटे कोने में ये जो सॉल्ट है, मतलब जो सॉलिड सॉल्ट है, इसके डिपॉजिट्स आपको पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सॉलिड जो बड़े बड़े डिपॉजिट्स होते हैं सॉलिड सॉल्ट के जितने भी बड़े बड़े डिपॉजिट्स होते हैं उससे हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट। मतलब देखो, आप डिफरेंस समझने की कोशिश करो। जो नॉर्मल हमारा NaCl होता है, जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, उसमें अगर आपने देखा आपके घर में नमक रखा है ना, तो आप वहाँ पे जाके देखो इतने छोटे छोटे से क्रिस्टल्स होते हैं, इतने छोटे छोटे से। ठीक है, और वहीं अगर आपने कभी रॉक सॉल्ट देखा हो तो उसके बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, तो इनमें यही फ़र्क होता है कि ये ना सॉलिड सॉल्ट के बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, ये सॉलिड सॉल्ट होता है। ठीक है, ये आपके मतलब हाथ में इजीली आप इसको पकड़ सकते हो, क्रिस्टल्स टाइप होते हैं, और ये बहुत छोटे छोटे से चुने चुने से एक एक दाने तो होते हैं कॉमन सॉल्ट के। ठीक है, तो ये जो सॉलिड सॉल्ट होता है ये असल में रॉक सॉल्ट होता है। ठीक है, और इन्हीं बड़े बड़े क्रिस्टल्स को हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस है इनमें, रॉक सॉल्ट में और कॉमन सॉल्ट में। तो गाइज ये मैंने आपके सामने इस चीज़ की डेफिनेशन लिख दी है। रॉक सॉल्ट्स क्या होते हैं? लार्ज क्रिस्टल्स। ठीक है, नमक के लार्ज क्रिस्टल। डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर फॉर्म्ड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर कॉल्ड रॉक सॉल्ट। अब इनसे हमें कलर पूछा था, तो कलर इनका होता है ब्राउन।
और ब्राउन क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, तो इम्प्योरिटीज़ की वजह से इसका कलर होता है ब्राउन, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड है व्हाट हैपन्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास थ्रू ब्राइन। अब ब्राइन गाइस अगर आपको याद हो तो मैंने क्लोर-अल्काइल प्रोसेस पढ़ाते समय आपको बताया था कि ब्राइन हम किसे बोलते हैं, याद है या नहीं, भूल गए? तो गाइस ब्राइन हम बोलते हैं NaCl को, ठीक है। NaCl इज़ ऑल्सो नोन एज ब्राइन। तो NaCl में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं इक्वेशन, NaCl प्लस H2O, इसमें क्या पास करनी है हमें, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो क्या बनता है, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। अब देखोगे ध्यान से तो क्या है, ये क्लोर-अल्काइल प्रोसेस ही है, ठीक है। तो बस ये आपको मैंने कहा था इक्वेशन याद रखना, इक्वेशन याद होगी तो सारी चीज़ें आती जाएंगी। तो बस यही पूछा था हमसे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी, क्या बना, NaOH Cl2 H2, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो चुका है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में आप कवर करा दिए हैं गाइस। आपको बस इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। जितने भी एक्स एंड वाई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनमें बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि वो कह क्या रहा है, उसमें हमें क्या क्या हिंट्स दिए हैं, उन हिंट्स को देखो, एनालाइज करो, और जितने भी कॉमन सॉल्व्स हैं ना उनके यूजेस, प्रिपरेशन, जितने भी इक्वेशंस मैंने आपको लिखवाई हैं वो सब अच्छे से याद रखना, ठीक है। और बस वैसे चैप्टर बहुत ईजी है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें जो ध्यान में रखनी है, बहुत बातें ये भी हैं जो आपको याद भी करनी है। बस वो सारी चीज़ें आपने याद कर ली तो चैप्टर बहुत ईजी है, क्वेश्चंस भी बहुत ईजी हैं। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी आपको इस वीडियो में कराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें नोट करना, प्रैक्टिस करना इस टाइप के और भी क्वेश्चंस अपनी रेफरेंस बुक से। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ ना कुछ हेल्प तो मिली होगी अपनी प्रैक्टिस में। सो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज़।